बच्चों, आज की क्लास में हम लोग मोनो सब्स्टिट्यूशन और डाई सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपका 11th में था, लेकिन जैसे हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है जब बेंजीन रिंग के साथ किसी कंपाउंड की रिएक्शन कराई जाती है। बेंजीन रिंग का एरोमेटिक कैरेक्टर जानना जरूरी होता है, उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड को जानना कंपलसरी होता है, उसमें हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी बताना पड़ता है। तो मैं आगे टॉपिक में बढ़ने से पहले, ये टॉपिक तो एक्चुअल में हेलो एल्केन और एरीन का ही है, लेकिन ये हर आगे आने वाले चैप्टर में भी बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। और जब इस चैप्टर का मैंने बताया कि सारी रिएक्शन का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो आगे आने वाले सारे चैप्टर्स ऑर्गेनिक के बेटा आपको बहुत ईजी लगेंगे, क्योंकि आपके आगे आने वाले चैप्टर्स चाहे अल्कोहल हो, चाहे फिनाल हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एमाइन हो, साइनाइड का कंपाउंड हो, सब में सिर्फ फंक्शनल ग्रुप बदलता है। ख्याल रहे, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप बदलता है, कार्बन चेन वही रहती है, बेंजीन रिंग वही रहती है। तो हम अगर बेंजीन से रिलेटेड सारा नॉलेज अच्छे से बिल्कुल क्लियर कर लें तो जहाँ जहाँ आपका बेंजीनॉइड कंपाउंड पढ़ना होगा आप बहुत इजी वे में उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो मैं आपको सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताया, तो सब्स्टिट्यूशन याद करिए एक रिएक्शन का नाम था, आप 10th स्टैंडर्ड से भी पढ़ चुके हो। ये सैचुरेटेड सिस्टम में होता है या कॉन्जुगेटेड सिस्टम में भी होता है। इसमें होता क्या बेटा, एक एटम या फंक्शनल ग्रुप जाता है और दूसरा एटम या फंक्शनल ग्रुप आता है। अब इसके पहले एक वर्ड आ गया मोनो सब्स्टिट्यूशन और यहाँ पर एक वर्ड आ गया डाई सब्स्टिट्यूशन। जो आपका मोनो सब्स्टिट्यूशन है, मोनो मतलब होता है वन, और डाई सब्स्टिट्यूशन में जो डाई वर्ड होता है इसका मतलब होता है टू। जब आपके बेंजीन रिंग पर या किसी ओपन चेन सिस्टम पर एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है और एक फंक्शनल ग्रुप आके लगता है तो वो मोनो सब्स्टिट्यूशन होता है। तो जैसे एक प्रोसेस बता दिया कि रिमूवल ऑफ अ हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन रिंग बाय another functional group, it is called mono substitution. सिंपल सी बात, आप इसको रखें माइंड में कि अगर किसी हाइड्रोजन एटम का आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो, किससे कर रहे हो, अदर फंक्शनल ग्रुप के द्वारा कर रहे हो, तो अब उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मोनो सब्स्टिट्यूशन। अब जैसे देखो आप ध्यान से, यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, इसकी रिएक्शन हमने क्लोरीन से कराई, या तो ये रिएक्शन आप पीछे कर चुके हो क्लास में अपने। तो यहाँ से एक H को आपने किससे के साथ भेजा, Cl के साथ, किस फॉर्म में भेजा, HCl के फॉर्म में। बेटा ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि ये बाहर जाते हैं, तो यहाँ पर जो Cl बचा हुआ है उसे उसी हाइड्रोजन की जगह पे आप पोजीशन दे दो लाइक दिस। तो इससे जो आपका कंपाउंड बना, ये तो क्लोरोबेंजीन हो गया। ये कंपाउंड आपका कौन सा है, बेंजीन है। ये कंपाउंड कौन सा हो गया, क्लोरोबेंजीन है। ये रिएक्शन तो आपने पीछे क्लास में की है। तो इसी को कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूशन। मोनो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जब बेंजीन रिंग पर पहला फंक्शनल ग्रुप आता है तो उसे कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूशन। अब जैसे इसको दूसरे तरीके से एक प्रोसेस में आपको अभी आगे बढ़ाने वाला भी हूँ। मान लीजिए अभी हो गया नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या है, तो नाइट्रेशन का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये आपका हाइड्रोजन लगा है, ये बेंजीन का टर्म है। इस रिएक्शन में आपने सीधे सीधे नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ रिएक्शन कराई। ये रिएक्शन होती है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। अब यहाँ से एक H2O का रिमूवल हो रहा है, मैं अभी बता रहा हूँ, बस ऐसे ही आपको आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। और इसकी जगह पे हमने NO2 ग्रुप लगा दिया। अब ये कंपाउंड जो कहलाएगा बेटा, उसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। तो जैसे आपने ये रिएक्शन कराया, उस रिएक्शन का नाम क्या था, हैलोजिनेशन।
पीछे भी आप पढ़ चुके हो, हैलोजिनेशन, इसी तरह नाइट्रेशन, इसी तरह सल्फोनेशन, जो भी प्रोसेस हो। आप देख रहे हो बेंजीन रिंग पर एक फंक्शनल ग्रुप आके लगता है, तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूशन। हमेशा के लिए याद रखिए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन रिंग बाय अनदर फंक्शनल ग्रुप, इट इज कॉल्ड मोनो सब्स्टिट्यूशन। जैसे ही रिंग पर पहला फंक्शनल ग्रुप आके लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूशन। अब बात आती है डाई सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। डाई सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है दो दो सब्स्टिट्यूशन, यानी दो दो फंक्शनल ग्रुप रिंग पे लग जाए। तो रिंग पे दो फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या हुआ, एक Cl यहाँ पे लगा है, एक Cl आप किसी और कार्नर पे भी लगा दो, एक NO2 लगा है, आप दूसरा NO2 लगा दो, या एक Cl लगा है, दूसरी तीसरी जगह पे NO2 लगा दो। ओवरऑल डाई सब्स्टिट्यूशन यही कहता है कि जब बेंजीन रिंग पर दो फंक्शनल ग्रुप आते हैं, वो चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, उसे हम कहते हैं डाई सब्स्टिट्यूशन। लेकिन इसमें एक स्पेशल बात जानने लायक क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, वो मैं आपको बताता हूं कि हम एक साथ रिंग पर दो फंक्शनल ग्रुप को डायरेक्टली नहीं लगा सकते और डाई सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखा सकते। एक साथ दो फंक्शनल ग्रुप रिंग पर नहीं लगते। जब एक साथ दो फंक्शनल ग्रुप लगाना चाह रहे हैं, एक Cl दो Cl हो गया, तो कह तो दिए डाई सब्स्टिट्यूशन, लेकिन ये गलत है, ये रॉन्ग है। तो डाई सब्स्टिट्यूशन होता कैसे है, तो कह रहे हैं पहले मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा, उसके बाद डाई सब्स्टिट्यूशन। पहले एक लगेगा, फिर अगले स्टेप में दूसरा लगेगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। डाई सब्स्टिट्यूशन में मैं एक स्पेशल लाइन आपको लिख करके बता दूं, क्या, ध्यान से, व्हेन ए मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन अंडरगो डाई सब्स्टिट्यूशन, व्हेन ए मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का क्या मतलब हुआ, जो एक फंक्शनल ग्रुप रिंग पे लगा हो, अंडरगो कहां, डाई सब्स्टिट्यूशन, it gives two types of substitution product। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, अगर आपका कंफर्म हो जाता है तो रिंग रिएक्शन बहुत इजी लगेगी। फिर से इसको पढ़ लिया जाए, when a mono substituted benzene undergoes डाई सब्स्टिट्यूशन, यानी जब एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डाई सब्स्टिट्यूशन करना चाहता है, it gives two types of substitution product। पहला क्या, मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, और दूसरा प्योरली मेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। इस बात का ध्यान रखिए। और आपको भी पता है कि बेंजीन रिंग में जो 6 कार्बन होते हैं बेटा, उस कार्बन के नाम क्या होते हैं, तो ये पैरा पोजीशन माना जाता है, ये दोनों आर्थो होते हैं और ये दोनों मेटा होते हैं। तो ये कोई अलग स्पेशल नाम नहीं है, आपको रेजोनेंस इफेक्ट में मैंने बताया था, ये ध्यान रखिए। तो इसके लिए मैं आपको एक लाइन ही बताना चाह रहा था कि जब मोनो सब्स्टिट्यूशन हो चुका होगा, तभी डाई सब्स्टिट्यूशन होगा। एक साथ रिंग पर दो फंक्शनल ग्रुप आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो कैसे करते हैं दूसरा फंक्शनल ग्रुप, पहला तो डायरेक्ट प्रोसेस है, देख लिया कि भाई Cl आया लग गया, NO2 आया लग गया, तो कह रहे हैं जैसे एक Cl आया लग गया, एक NO2 आया लग गया, तो आप क्यों नहीं दो दो Cl लगा देते एक साथ, चार चार Cl लगा दीजिए। ऐसा नहीं होता, मोनो सब्स्टिट्यूशन होने के बाद ही डाई सब्स्टिट्यूशन होगा। डाई सब्स्टिट्यूशन के बाद ही अगले स्टेप में ट्राई सब्स्टिट्यूशन होगा। अगर बेंजीन रिंग पर दो क्लोरो ग्रुप लगाना है तो उस रिएक्शन को दो स्टेप में कंप्लीट करोगे आप। पहले एक Cl लगाओगे, फिर अगली स्टेप में दूसरा Cl आएगा, तब जाकर के फाइनल प्रोडक्ट बनेगा।
नाइट्रो ग्रुप आपको 2 लगाना है तो डायरेक्ट 2 नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करके डायरेक्ट 2 NO2 लगा दो। 3 नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करके आप डायरेक्टली 3 NO2 ग्रुप लगा दो। ऐसा नहीं होता, एक टाइम में एक ही फंक्शनल ग्रुप रिंग पे लगेगा। और दूसरी बात, जब मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो चुका रहेगा तभी वो डाई सब्स्टिट्यूशन करेगा, इस बात का ख्याल रखिए। तो जैसे मैं आपको क्या दिखाने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने एक फंक्शनल ग्रुप बेटा रिंग पे लगाया एक फॉर्म, ये देखिए। अब ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। क्यों मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है? क्योंकि इस पर एक फंक्शनल ग्रुप लग चुका है। अब हम इसका एक इलेक्ट्रोफाइल बुलाने जा रहे हैं। ये रहा E पॉजिटिव, जिसको आप इलेक्ट्रोफाइल कहते हो। आप पहले से भी जानते हो E पॉजिटिव का नाम क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कमी वाला, मैंने इस तरह भी लिखा था, इलेक्ट्रॉन कमी वाला सेंटर होता है। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब आप भी जान रहे हो कि हाँ इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रोफाइल आपके रिंग पर आ रहा है और ए डिसाइड करेगा, ए कि ई को कहां लगना है। ई अपनी मर्जी से किसी कार्नर को सेलेक्ट नहीं करेगा, ए लगेगा। आप मेरे घर आते हो तो मेरे अकॉर्डिंग आपको रहना पड़ेगा। तो ये बेंजीन पर अधिकार पहले किसका है? ए का है। ई तो बाद में आ रहा है ना। और हाँ, अगर ई ए को हटा देता, जैसे यहां पे Cl H को हटा रहा है, तो ये सब्स्टिट्यूशन है, ये मोनो सब्स्टिट्यूशन। यहां पर डाई सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा? ई आ रहा है ए को हटाने के लिए नहीं, ए से परमिशन लेकर के ई आपका रिंग के किसी और कार्नर पे आ जाएगा। यानी इसी रिंग पर ए भी रहेंगे और इसी रिंग पर ई भी रहेंगे, लेकिन ई अपनी ताकत नहीं दिखाएगा ए को, ई ए के अकॉर्डिंग चलेगा। ए विल डिसाइड दैट अरेंजमेंट ऑफ ई टेक्स प्लेस एट विच सेंटर। ई अपनी मर्जी से रिंग का कार्नर सेलेक्ट नहीं करेगा। कौन करवाएगा? ए करवाएगा। ए बोलेगा आर्थो पे जाओ तो ई को आर्थो पे जाना होगा। ए बोलेगा पैरा पे जाओ तो इसको पैरा पे जाना होगा। ए बोलेगा मेटा पे जाओ तो उसे मेटा पे जाना होगा। और ए बोलेगा चले जाओ, तुम्हारा रिंग में नहीं होगा काम, तो उसको जाना भी पड़ेगा। तो सारा कुछ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ए पे डिपेंड। तो अब अगर आपका ए डिसाइड कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल को कि जाओ कोई बात नहीं, हमने तुम्हें परमिशन दी है, आप आर्थो पोजीशन पे भी लग सकते हो और आप पैरा पोजीशन पे भी लग सकते हो। तो ये देखना बेटा, ए यहाँ पर है, ई यहाँ पर भी है। अब इस पोजीशन को ध्यान से देखो, कौन सी पोजीशन है? आर्थो। और ये पोजीशन कौन सी है? पैरा। आपने लिखा भी तो है, मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। डाई सब्स्टिट्यूटेड मतलब देखो दो सब्स्टिट्यूशन हुआ है, एक ही रिंग पर 2 फंक्शनल ग्रुप। और यहाँ क्या है? एक रिंग पर एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या उसे डाई सब्स्टिट्यूशन बोलोगे? नहीं, उसे क्या बोलेंगे? मोनो सब्स्टिट्यूशन। यहाँ ए की स्टोरी क्या है? ए डिसाइड कर रहा है ई को कहाँ लगना है। अब जरा नीचे देखो क्या लिखे हैं, प्योरली मेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। तो यहाँ पर हम एक और स्ट्रक्चर दिखाते हैं बेटा, यहाँ पर ए लगा दिया और यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो आपका ई आके लग रहा है। इस पोजीशन को देखो क्या कहते हैं? मेटा। और ये ई कहाँ पे लगा है? मेटा पर। तो एक हो गया आर्थो पैरा का मिक्सचर बनेगा और ये दोनों एक ही साथ बनेंगे। ये शर्त है, कंडीशन है, ये दोनों एक ही साथ बनेंगे। और जब ये बनते हैं तो ये नहीं बनेगा, और जब ये बनता है तो ये दोनों भी नहीं बनेगा। ये भी याद रखिए, जब आर्थो पैरा का मिक्सचर बनेगा तो मेटा का नहीं बनेगा, और जब मेटा का बनता है कोई कंपाउंड तो आर्थो पैरा का नहीं बनेगा। इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात क्या, यहाँ पर ए डिसाइड कर रहा है ई को कि आर्थो पैरा पे जाएगा या ई मेटा पे जाएगा।
कह रहे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक कौन सा है फंक्शनल ग्रुप जिसके होने से हमें आर्थो पैरा पे जाना है डाई सब्स्टिट्यूशन करने, और जिसके होने से हमें मेटा पे जाना है। यहाँ तो सब एक ही जैसा लग रहा है कि आर्थो पे लगा दिया, पैरा पे लगा दिया, मेटा पे लगा दिया। तो हमने कहा कि सपोज सर क्लोरोबेंजीन है ले लीजिए, सपोज सर आपका नाइट्रोबेंजीन है ले लीजिए। तो अब ये क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन में यहाँ तो मेन मास्टरमाइंड सीएल होगा, आने वाले को सीएल डिसाइड करेगा। यहाँ का मास्टरमाइंड कौन होगा? NO2 होगा। तो ये देखो एक ही जगह पे अब NO2 डिसाइड करेगा। तो हम अगर इस क्लोरीन को लगाकर आर्थो पैरा मेटा तीनों के प्रोडक्ट बना दें, या इस NO2 ग्रुप को लगाकर सिर्फ आर्थो पैरा प्रोडक्ट बनाए, मेटा न बनाए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? तो मैं आपको एक बात ये बता दूं कि इसके पहले मैंने क्लास में आपको क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन दिखाया था। तो अब मैं आपको ये इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, चाहे इसको आप मंत्र कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दुनिया का हर सब्स्टिट्यूशन आपके लिए आसान होने वाला है। जरा ध्यान दीजिएगा, इतने में ही मैं आपको इसको बता सकता हूँ। फॉर आर्थो एंड पैरा अटैक, क्या मैंने लिखा? आर्थो और पैरा अटैक के लिए आपका एक क्या होना चाहिए? एक ही जगह हो सकता है, हैलोजन कोई हो, OH ग्रुप हो जाए, NH2 ग्रुप हो जाए, या डायरेक्ट बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड विथ बेंजीन। यही है वो लाइन जिसकी बेसिस पर आपने डिसाइड कर दिया कि आप आर्थो पैरा पे कब जाओगे। तो आपने कब बोला आर्थो पैरा पे जाने के लिए? जब एक ही जगह पे कौन लगा हो? Cl लगा हो, या उसकी जगह क्या हो? OH हो, या उसकी जगह क्या हो? NH2 है। तो ये कौन है? ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, किसको? बेंजीन रिंग को। तो आप किस पे जाएंगे? आर्थो पैरा पे जाएंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहीं पे लिख के दिखा देता हूं, फॉर मेटा अटैक एक ही जगह पे क्या हो सकता है? NO2 ग्रुप हो सकता है, साइनो ग्रुप हो सकता है, COOH हो सकता है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, और आपका साइनाइड हो गया, नाइट्रो हो गया, एजो ग्रुप हो सकता है, इसको आप N डबल बॉन्ड N कहते हो, ETC। इस तरह के फंक्शनल ग्रुप, इस तरह के फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होते हैं, अट्रैक्टिंग ग्रुप फ्रॉम बेंजीन। तो दो तरह के आपके फंक्शनल ग्रुप हो गए, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गए बेटा, और दूसरे क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग हो गए। एक रिंग को देने वाले फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक रिंग से इलेक्ट्रॉन लेने वाले फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो जब रिंग में देने वाले फंक्शनल ग्रुप होंगे तो याद करो रेजोनेंस इफेक्ट क्लोरीन का आर्थो पैरा नेगेटिव होगा। तो जब आर्थो पैरा नेगेटिव होगा तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पैरा पे जाएगा। अब जिस ग्रुप को इलेक्ट्रॉन देना था वही ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेने वाला हो जाएगा, वही ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेने वाला हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है वही आर्थो पैरा क्या होंगे? कमी वाले सेंटर हो जाएंगे, उन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाएगी। क्यों? कोई फंक्शनल ग्रुप था, वो रिंग से लगा हुआ था, इनमें से कोई, और वो फंक्शनल ग्रुप क्या किया? रिंग से ही इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो रिंग पे इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाएगी। कमी सबसे पहले किस सेंटर पे आएगी? तो आप बोलेंगे आर्थो और पैरा पे आ जाएगी। तो जब आर्थो पैरा पॉजिटिव हो जाएंगे, कमी वाले सेंटर हो जाएंगे, तो फिर वो किसी की कमी कैसे पूरा करेंगे? तो ऐसे में ये आर्थो पैरा इनके लगने से सॉरी बोल देते हैं इलेक्ट्रोफाइल को कि भाई हम आर्थो पैरा पे तुम्हारा अटैक नहीं करा सकते, तुम्हें अगर रिएक्शन करनी है तो जाके मेटा पे कर सकते हो। तो जब आर्थो पैरा हार मान लेते हैं, आर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन कमी वाले हो जाते हैं,
या आर्थो पैरा पे पहले से कोई लग चुका होता है, आर्थो पैरा पे जब वैकेंसी नहीं होती है तब जाकर के अटैक मेटा पे होता है। तो फंक्शनल ग्रुप देखो आपका ये भी ए है बेटा, ध्यान देना, और ये भी आपका ए है। ए की जगह अगर ClOH NH2 जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे तो आपका अटैक आर्थो पैरा पे होगा, और अगर ए की जगह NO2 Cl COOH ऐसे फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे तो आपका अटैक किस पे होगा, मेटा पे होगा। जब आर्थो पैरा पे सब्स्टिट्यूशन होता है तो मेटा पे नहीं, और जब मेटा पे सब्स्टिट्यूशन होता है तो आर्थो पैरा पे नहीं। तो ये रहा आपका एक मिनट के लिए मोनो सब्स्टिट्यूशन। जब रिंग पर पहला फंक्शनल ग्रुप लग जाता है तो उसे मोनो सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, और जब एक फंक्शनल ग्रुप लगा होता है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप आकर के उसके किसी पोजीशन पे जुड़ता है तो उसे डाई सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। लेकिन डाई सब्स्टिट्यूशन तभी हो सकता है जब मोनो सब्स्टिट्यूशन हो चुका होता है, यानी रिंग पर एक फंक्शनल ग्रुप लग चुका रहेगा तभी दूसरा फंक्शनल ग्रुप आकर के किसी पोजीशन पे लगेगा। आने वाला फंक्शनल ग्रुप जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, जो इलेक्ट्रॉन कमी वाला सेंटर होता है, ये ए डिसाइड करेगा कि उसे आर्थो पैरा पे जाना है या उसे मेटा पे जाना है। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो ए की जगह पे लगाए जाते हैं उन्हें आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी कहते हैं और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी कहते हैं। तो ए को कब आर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोलेंगे और कब इसको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलेंगे, तो सीधी सी बात, एक बात और जान लीजिए आप, मैं आपको यहीं पे बता देता हूं कि ए को कब आर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोलेंगे और कब मेटा डायरेक्टिंग बोलेंगे। तो यहां पर मैं आपको बताने जा रहा था एक लाइन में, क्या आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ये हो जाएंगे, और दूसरा आपका कौन सा होगा ये भी मैं आपको बता दूं इसी में एक मिनट में, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ये दो आपको नाम दिमाग में रखना होगा, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग और एक होता है मेटा डायरेक्टिंग। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग कैसे ग्रुप होते हैं जैसे क्लोरो ग्रुप हो गया, OH ग्रुप हो गया, NH2 ग्रुप हो गया, ETC, ये कैसे थे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थे। और मेटा डायरेक्टिंग कैसे होते हैं, अभी मैंने आपको नीचे लिख करके यहाँ पे बताया है, क्या अगर आपके कंपाउंड में NO2 ग्रुप हो जाए, आपके कंपाउंड में COOH ग्रुप हो जाए, आपके कंपाउंड में साइनो ग्रुप हो जाए, CHO जैसा ग्रुप हो जाए, डायजो जैसा ग्रुप हो जाए, इसको कहते हैं डायजो। तो इस तरह के लोग क्या होते हैं ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की जगह कैसे ग्रुप होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होते हैं। कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं और ये रिंग से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो मैं आपको बस थोड़ा सा नीचे एक एग्जांपल करके दिखा दूं, उससे आपका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाला है। सिर्फ 1 मिनट का टॉपिक और है तो आपका पूरा रिंग का आर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग क्लियर हो जाएगा। अब मैंने बताया बेटा कि यहाँ पर मैंने Cl लगाया, सपोज करो आपने क्लोरोबेंजीन ले दिया, मैंने यहाँ पर OH लगाया। अब आप खुद हमको बता सकते हो कि सर रिएक्शन कहाँ होगी। मैंने कहा यहाँ पर NO2 पॉजिटिव ले आते हैं एक इलेक्ट्रोफाइल सपोज, फिर मैंने कहा यहाँ पर Cl पॉजिटिव लाते हैं, क्लोरीन है, यहाँ पर हमने Cl पॉजिटिव लाया। अब ये देखो एक कंपाउंड मैंने और बनाया, ये देखो NO2 ग्रुप लगाया बेंजीन रिंग पर और इस पर भी मैंने Cl पॉजिटिव को पहुंचाया। अब मैंने कहा इस रिएक्शन को कंप्लीट करो, क्या ये डाई सब्स्टिट्यूशन होने वाला है? तो आप बोलेंगे यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब रिंग पर पहले से एक फंक्शनल ग्रुप लग चुका है एक ही जगह तो ये तो मोनो सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब दूसरा फंक्शनल ग्रुप आके लगेगा तो डेफिनेटली वो डाई सब्स्टिट्यूशन होगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था इस 3 रिएक्शन के माध्यम से कि आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला है इसमें बेंजीन रिंग पर NO2 लगेगा, इसमें बेंजीन रिंग पर Cl लगेगा और इसमें बेंजीन रिंग पर भी Cl लगेगा। तो ये Cl या NO2
किस केस में आर्थो पे लगेंगे, किस केस में पैरा पे लगेंगे और मेटा पे लगेंगे। तो आपने बोला सर ध्यान दीजिए यहाँ रिंग पर Cl लगा है और ये Cl किस लिस्ट में आता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो हमारा आने वाला इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पैरा पे लगेगा। तो बेटा इसका आंसर क्या होने वाला है, जरा ध्यान से देखना फटाफट। Cl यहाँ लगा है तो आपका NO2 इस पोजीशन पे लग सकता है, और दूसरी बात Cl अगर यहाँ पर लगा है तो ये NO2 आपका यहाँ पर लगेगा। क्लियर हो रहा है, क्योंकि Cl किस लिस्ट में आ रहा है, इस लिस्ट में आ रहा है। इस लिस्ट में आने वाले कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, तो आप कहाँ जाएंगे, आर्थो पैरा पे जाएंगे। यहाँ पर OH, ये OH भी देखो इसी लिस्ट का मेंबर है, इसका मतलब इसमें भी रिएक्शन वही होने वाली है जो आपकी Cl ने कहा। यहाँ पर भी आर्थो पर आप Cl लगाने वाले हो, और अगले केस में आकर के देखो यहाँ OH है ना, तो आपका Cl इसमें लगने वाला है आर्थो पर पैरा पर। आर्थो पर पैरा पर क्यों लगा रहे हो भाई आर्थो पैरा पर, क्योंकि ये लोग आर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है। अब यही NH2 ग्रुप लगा होता, NH2, तो भी आर्थो पैरा डायरेक्ट। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, यहाँ पे क्या लग गया, NO2 लग गया। NO2 देख लो किस लिस्ट में, इसमें मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में, यानी ये रिंग से इलेक्ट्रॉन लेता है, अट्रैक्टिंग ग्रुप, तो आर्थो पैरा पे काम नहीं होगा। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, ये देखो बेटा, यहाँ पर आपका NO2 है तो Cl की मजबूरी है कि जाओ मेटा पे लगो, नहीं तो मत लगो, रिएक्शन ही ना करो। तो ये रहा आपका आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, कि कब कौन सा फंक्शनल ग्रुप इस एक ही जगह पे लगा दें भाई, कि हम आर्थो पैरा पे चले जाएं, या एक ही जगह पे किसे लगा दे भाई कि हमारा अटैक मेटा पे हो जाए। तो यहाँ पर लिस्ट बनाई गई है कि अगर Cl, OH, NH2 जैसे ग्रुप लगे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, उनके होने से आप आर्थो पैरा पे जाएंगे। और अगर इस तरह की लिस्ट आती है, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होते हैं और इसकी वजह से यहाँ पर मेटा पे जाएंगे। अब ये क्यों डोनेटिंग होते हैं, ये क्यों अट्रैक्टिंग होते हैं, इसका भी कॉन्सेप्ट है। इनके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन पेयर सजा रहता है, बहुत सारा। इस तरह से ये डोनर का काम करते हैं, अपना तो कंप्लीट ही करते हैं, दूसरे की भी मदद करते हैं। और इन लोगों की बात क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ, पाई बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप होते हैं। कैसे, पाई बॉन्डेड। और पाई बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग होते हैं। इनमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये लोगों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचते हैं। फंक्शनल ग्रुप ही अपने ही पाई बॉन्ड को खींचते हैं, रिंग के पाई बॉन्ड को खींचते हैं। और जब रिंग से पाई बॉन्ड बाहर जाएगा बेटा तो रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगा। रिंग डीएक्टिवेट हो गया तो फिर वो तो भिखारी खुद हो जाएगा रिंग, वो किसी के लिए डोनर कहाँ से बनेगा। रिंग में कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो रिंग किसी दूसरे को दे देगा, और रिंग से ही कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो रिंग का हाल तो खुद ही खराब है, वो दूसरे की हेल्प कहाँ से करेगा। सिंपल सी बात है। तो जब फंक्शनल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर वाले होते हैं, वो रिंग की हेल्प करते हैं, रिंग को एक्टिवेट करते हैं, तब जाकर के अटैक आर्थो और पैरा पे होता है। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स आर्थो पैरा पे पहुंच जाते हैं। और जब इस तरह के फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ये रिंग को ही डीएक्टिवेट करते हैं, उसी आर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देते हैं। तो जब आर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, कमी हो गई इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो पैरा पे कम हो जाएगा, तो फिर आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आर्थो पैरा बोल देगा ना, सॉरी यार, डीएक्टिवेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन हम लोगों का बाहर फंक्शनल ग्रुप की तरफ चला गया और हम लोग खुद डीएक्टिवेट हो गए, तो हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। ऐसा करो, या तो वापस लौट जाओ या मेटा जी से पूछो, उस मेटा पोजीशन पे जाके लग जाओ। तो जब आर्थो पैरा पे अटैक नहीं होता है बेटा, तो मेटा पोजीशन पे होता है। यही है मूल मंत्र आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एरोमेटिक कंपाउंड में बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने की, आर्थो पे कब जाएंगे, पैरा पे कब जाएंगे और मेटा पे कब जाएंगे। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप किसे कहते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप किसे कहते हैं। फिर कभी जब आगे रिएक्शन में हम लोग आएंगे आर्थो पैरा मेटा करने, और भी प्रॉपर तरीके से मैं आपको समझाऊंगा।
नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हम लोगों का हेलोएरीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हेलोएरीन या क्लोरोबेंजीन। अभी आप लोगों को मैंने बताया था पिछले क्लास में कि जो क्लोरीन एक फंक्शनल ग्रुप हो चाहे कोई भी हेलो ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी होते हैं जो बेंजीन रिंग को अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं और उनके आर्थो और पैरा पोजीशन को क्या करते हैं, नेगेटिव करते हैं, यानी आर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं। तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है जिसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, जिसे ई पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, उस आर्थो और पैरा पोजीशन पर आकर के ऑक्यूपाई करता है और एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हेलोएरीन के टॉपिक में पढ़ेंगे तो इसमें मेनली आपको 5 बातें पढ़नी है जो मैं आपको एक साथ बताने वाला हूँ, और ये कॉन्सेप्ट आप सारे एरोमेटिक कंपाउंड में आगे पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जो रिंग में इलेक्ट्रॉन देते हैं, जिसको आपने पढ़ा है पिछले क्लास में, आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीक्वेंस ऐसा है कि जब इसके पीछे का सारा टॉपिक आपका क्लियर रहता है तो आगे और इंटरेस्ट आता है। तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि हर बार जब आप अगली वीडियो या क्लास में आएँ तो उसके पहले आप पिछले क्लास में क्या हुआ होता है उन चीज़ों को आप जब प्रॉपर पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आगे आने वाली क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा था कि इसमें आपका जो भी सब्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना है उसमें सबसे पहले नाइट्रेशन पढ़ना है, दूसरा सल्फोनेशन पढ़ना है, तीसरा हैलोजिनेशन आपको पढ़ना है, नेक्स्ट आपका एल्काइलेशन आपको पढ़ना है। ये सब मैं 2 मिनट में क्लियर करूंगा आपका, और फिर एसाइलेशन पढ़ना है। जिसके भी नाम के लास्ट में किया लगा है आप जान गए कि ये क्या होता है, प्रोसेस होता है। अब नाइट्रेशन से लेकर के एसाइलेशन के बीच की जो प्रोसेस है ये सभी बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। और मैं एक चीज आपको बता दूं, इस एल्काइलेशन और एसाइलेशन को हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, ये आप याद रखिएगा। एल्काइलेशन और एसाइलेशन आर आल्सो नोन एज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, और ये 5 रिएक्शन होती हैं आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको आपको इस हेलोएरीन के टॉपिक में पढ़ना है। अब ये अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो इनका कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा बेटा, और ये किसमें पढ़ना है, क्लोरोबेंजीन में। तो ये क्लोरोबेंजीन पर इनके इलेक्ट्रोफाइल जाके क्या करेंगे, अटैक करेंगे। मैं आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर बता दूं कि जो इनका इलेक्ट्रोफाइल होगा वो NO2 पॉजिटिव होगा। सल्फोनेशन का इलेक्ट्रोफाइल SO3H पॉजिटिव होता है। हैलोजिनेशन में कोई भी आप हैलोजन ले लो, ये हो सकता है। एल्काइलेशन का जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो एल्किल ग्रुप होता है बेटा, जिसे हम R से भी डिनोट करते हैं, आप पढ़ चुके हो। एसाइलेशन का जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो एसाइल ग्रुप होता है बेटा, एसाइल ग्रुप कहते हैं इनको, एसाइल ग्रुप कहते हैं, या इसको हम कहते हैं RCO पॉजिटिव। R क्या होता है, R आपका एल्किल ग्रुप होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ये आप पहले से भी हेलोएरीन में पढ़ चुके हैं। इस तरह से मैंने क्या लिखा सामने, मैंने कहा कि ये नाइट्रेशन से लेके एसाइलेशन क्या है, तो आपने बोला ऊपर लिखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मैंने कहा सब्स्टिट्यूशन है तो क्या है, कह रहे हैं ये आके रिंग पे लगेंगे और किसी हाइड्रोजन को हटाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि क्लोरोबेंजीन में आपको ये रिएक्शन करानी है। क्लोरोबेंजीन की क्या क्वालिटी है, तो आपने बोला कि क्लोरोबेंजीन जो होता है, सर ध्यान से देखिएगा, क्लोरोबेंजीन जो होता है उसका Cl जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सेंटर रखता है। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे। तो अगर ये क्लोरोबेंजीन का Cl इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सेंटर है, तो अगर ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देता है तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में अगर ये डोनर यहाँ पर देता है तो ये पाई बॉन्ड टूट करके इस कार्बन को माइनस करेगा। ध्यान दीजिए, ये आपके रेजोनेंस इफेक्ट में पढ़ चुके हो। अब ये डोनर बन के अगर बॉन्ड पे जाता है तो ये बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पर आकर के माइनस करेगा। ध्यान दे दीजिए। तो ये कौन सी पोजीशन है जहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया है, तो आपने बोला कि सर ये पोजीशन तो हमारी आर्थो है।
ये कौन सी पोजीशन है जहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है सर? ये पोजीशन तो हमारी पैरा है। इस पोजीशन को देखें कौन सी पोजीशन है, तो आप बोला साहब ये भी तो हमारी आर्थो। तो कुछ कंफर्म हो गया। क्लोरोबेंजीन में जब कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा बेटा तो वो किस जगह पे लगेगा? क्लोरोबेंजीन में आने वाला इलेक्ट्रोफाइल आर्थो और पैरा पे ही लगेगा, क्योंकि आर्थो पैरा पर नेगेटिव चार्ज है, आर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो अब मैं इसको आपको और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इसके पहले आप चाहें तो इस तरह का स्क्रीनशॉट ले लें फंक्शनल ग्रुप का। ओके तो अब मैंने आपको इस बेसिस पर बताया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल इन द केस ऑफ क्लोरोबेंजीन या हेलोएरिन। तो आपने सर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो पहले से पढ़े हैं, इसमें एक आता है एक जाता है। चलिए क्लोरोबेंजीन का कंपाउंड हमको पढ़ना है, तो क्लोरोबेंजीन में फंक्शनल ग्रुप Cl है, ब्रोमोबेंजीन है तो Br है। तो इनका काम क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। एक चीज और आप अच्छी तरह जानते हो बेटा, इसको कहते हैं रिजोनेंस इफेक्ट और इसको कहते हैं प्लस आर इफेक्ट। ये प्लस आर इफेक्ट क्या हो रहा है? क्योंकि ये रिंग में इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? दे रहा है, और अगर वो रिंग में इलेक्ट्रॉन को देता है तो प्लस आर इफेक्ट, और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप रिंग से इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसे माइनस आर इफेक्ट कहते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि अगर NO2 ग्रुप सपोज करो लग गया है, तो इसकी भी जरा कहानी मैं आपको समझा दूं। ये NO2 ग्रुप देखो रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर ले रहा है यहाँ पे, तो ये कार्बन कैसा होगा? पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव अपनी कमी को पूरा करने के लिए जब यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे कौन सा सेंटर आएगा? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव अपनी कमी को पूरा करने के लिए जब इस बॉन्ड को खींचेगा तो ये सेंटर कैसा हुआ? पॉजिटिव। ये कौन सा सेंटर है? आर्थो। ये कौन सा सेंटर है? आर्थो। और ये कौन सा सेंटर है? पैरा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर आ रहा है, प्लस आर इफेक्ट। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिंग से बाहर जा रहा है, माइनस आर इफेक्ट। तो प्लस आर रिजोनेंस इफेक्ट, माइनस आर भी रिजोनेंस इफेक्ट, सॉरी माइनस आर है। इस रिजोनेंस इफेक्ट को मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। आपने 11th में पढ़ा है, ये मैंने आपसे वादा लिया है कि मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो 11th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन है, एक सिंगल क्लास में मैं लगभग 1 घंटे की क्लास में पूरे चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा। इससे आपकी 12th की ऑर्गेनिक बहुत ही ईजी होगी। तो मैंने आपको बस इतना दिखाया कि इसमें Cl क्या कर रहा है। तो आप बोल रहे इसमें Cl रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है? NO2 ग्रुप जो लगा है वो क्या कर रहा है? आप देख रहे हो एरो से, ये रिंग से बाहर इलेक्ट्रॉन भेज रहा है। तो जब इसमें Cl जैसे लोग रिंग में इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं तो किस किस जगह पे नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही है? तो आर्थो पैरा पे। जब NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो किस किस जगह पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है? तो भी आर्थो पैरा पे। तो जब आपका आर्थो पैरा इस सिचुएशन में आएगा, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला होगा, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा बेटा, तो आने वाले इन सारे इलेक्ट्रोफाइल को आसानी से यहाँ पे जगह मिलेगी, क्योंकि ये डेफिशिएंट सेंटर है, पॉजिटिव है, तो ये वहीं न जाएंगे जहाँ नेगेटिव सेंटर हो, चाहे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। अब अगर यहाँ पर उनको आना होगा इन लोगों को, तो आप कहेंगे आर्थो पैरा पे पहुंच जाएगा। आर्थो पैरा का भी तो वही हाल है जो हम लोगों का हाल है। तो इन लोगों को भी आने में इन लोगों को क्या प्रॉब्लम होगी? तब जाकर के ये सारे फंक्शनल ग्रुप इस केस में कहाँ लगेंगे? जहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, यानी मेटा पोजीशन पे लगेंगे। तो ये मेटा पे इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज भी तो नहीं है। तो इस पॉजिटिव सेंटर के कंपैरिजन में आपके मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ज्यादा है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या तो न लगे या तो आए, उसकी मजबूरी है वो मेटा पोजीशन पे लगे। तो हमें तो अभी इस टॉपिक को नहीं पढ़ना था, हम तो क्लोरोबेंजीन पढ़ रहे हैं बेटा, हम तो हेलोएरिन पढ़ रहे हैं। तो ये सारे जो आपके रिएक्शंस हैं, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, एल्काइलेशन, एंडेसाइलेशन, जिनके इलेक्ट्रोफाइल क्या है? NO2 पॉजिटिव, SO3H पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव या COCH3 पॉजिटिव है,
ये कैसे आए और इनको कहाँ पे लगना है तो आप डिसाइड कर लो ना, हाथों पैरा पे लगना है। तो हम जरा इनका डिटेल करते हैं और एक साथ पांचों को फिनिश करते हैं, और आप भी पांचों को एक साथ फिनिश कर सकते हैं। तो फिलहाल ध्यान दिया जाए, अब एक साथ सारी रिएक्शन को दिखाते हैं। बस आपको एक बात का याद रखना होगा बेटा कि क्लोरोबेंजीन में ये जो 5 रिएक्शन आप कराने जा रहे हो, ये रिएक्शन जो होती हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएंगी। इसमें क्लोरोबेंजीन पर लगा हुआ क्लोरीन ये डिसाइड करेगा कि आपको पैरा पे सबको लगना है कैसे। तो मैं इसमें सबसे पहला कौन सा टॉपिक उठाता हूँ, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या होता है, 1 मिनट में समझना। ये रहा आपका हेलोएरिन, अब प्लस इसकी रिएक्शन हम कराते हैं बेटा नाइट्रिक एसिड के साथ H2SO4 कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में। तो अब आपका जो कंपाउंड बनेगा वो नाइट्रोबेंजीन होगा, नाइट्रोबेंजीन प्लस H2O। अब इसकी एक्चुअल रिएक्शन चलिए कराते हैं। इसमें आपने ले लिया क्लोरोबेंजीन। अब मैं नाइट्रिक एसिड को इस तरह से आपके सामने लिख के दिखा सकता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। HNO3 को आप OHNO2 लिख सकते हो, और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब मैं यहाँ पर 2H दिखाता हूँ आपको, ये 2H। अब बेटा ये OH इसके H के साथ अगर H2O बनाएगा, H2O तो जाएगा, ये लो। अगर ये H इनके साथ OH के अगर H2O बना के बाहर जाता है तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप बचा, NO2 बचा। ध्यान से देखो, अब ये NO2 पॉजिटिव क्यों हुआ, अरे OH माइनस के फॉर्म में जाएगा तो ये प्लस तो होगा ही। तो ये इस पोजीशन पे लग सकता है ना जहां से H जा रहा है, यस। तो अगर ये इस पोजीशन पे लगता है तो इसका प्रोडक्ट जरा ध्यान से देखिएगा क्या है, यहाँ पर Cl लग गया और यहाँ पर NO2 लग गया। तो जिस तरह इसका H जा सकता है इसके OH के साथ H2O बना के, और ये NO2 ग्रुप यहाँ लग सकता है, तो उसी तरह नीचे वाले H को भी तो आप रिप्लेस कर सकते हो इनके OH के साथ, लाइक दिस। तो यहाँ से अगर एक H2O निकलता है तो ये NO2 कहाँ लगेगा, इस पे लगेगा। तो इसका एक और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, पैरा भी तो बनेगा। तो ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन का पैरा नाइट्रो डेरिवेटिव और एक H2O निकलेगा। ये बेटा परसेंटेज के टर्म में होता है, ये नहीं कि एक रिंग लेके चले हैं, 2-2 रिंग कहाँ से हो जा रही है। 80% बच्चे तो जब डायरेक्ट नहीं समझ पाते तो उनको तो यही लगता है यार बड़ा अजीब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें एक रिंग चलती है 2-2 4-4 रिंग हो जाती है। ऐसा नहीं, सपोज करो ये 100% तो ये 50-50% बना होगा, ये 60-40 बना होगा, ये 70-30 बना होगा। ये परसेंटेज के बेसिस पे बेटा डिवाइड होते हैं, ये भी बहुत जरूरी था आपका जानना, इसलिए मैंने आपको बताया। तो नाइट्रेशन क्या है, when halobenzene treated with nitric acid in the presence of sulfuric acid to form nitrobenzene along with water is known as nitration, अब हम इसी को सल्फोनेशन के केस में लाते हैं। आप जरा ध्यान से देख लीजिए सल्फोनेशन क्या होता है, वही चीज। अब आपका हो गया बेटा ये क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, देखिए हम सल्फ्यूरिक एसिड ही लिख रहे हैं, अपने स्टाइल अपने तरीके में लिख रहे हैं ताकि आपको हम समझा सकें। और ये रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। यहाँ पर क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे, इन्हीं दोनों हाइड्रोजन को क्या होगा इस OH के साथ, जैसे ये H है इसके OH के साथ जाएगा, या ये OH है इसके H के साथ बाहर जाएगा, इस फॉर्म में H2O, OH और H मिलेंगे तो H2O, और यहाँ OH H मिलेंगे तो H2O, तो यहाँ पे क्या बचा SO3H। तो इस SO3H को चाहे यहाँ लगा लो चाहे यहाँ पे लगा लो, ये देखिए आपका SO3H, इसको कहते हैं सल्फोनिक ग्रुप। क्या बोलते हैं, सल्फोनिक ग्रुप, सल्फोनिक ग्रुप। और ऊपर वाले को तो आप भी जानते हो नाइट्रो ग्रुप कहते हैं, ये सब पहले से भी आप जानते हो, याद दिला दे रहे हैं।
तो अब बेटा क्या कंपाउंड बनेगा, क्लोरोबेंजीन तो आपका जैसे था वैसे रहने दो। तो SO3H को आप यहाँ पर भी लगा सकते थे और प्लस करके पैरा पे भी लगा सकते थे। अभी भी वो कंफ्यूजन दूर कर लो, ये परसेंटेज में है, नहीं तो एक रिंग दो में कैसे हो जाएगा, बार बार कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर आपका Cl और प्लस एक H2O बाहर हो गया, ये ध्यान से देख लो। तो जिस तरह नाइट्रेशन हुआ NO2 ग्रुप आर्थो पैरा पे लगा, उसी तरह सल्फोनेशन हुआ SO3H ग्रुप आर्थो पैरा पे लगा। तो इसी तरह तीसरा भी हम एक लगे हाथ बता दें आपको, हैलोजिनेशन में क्या होगा, हैलो ग्रुप लगाएंगे। अब डायरेक्ट आप कर सकते हो, ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन और इसकी रिएक्शन हमने क्लोरीन के साथ कराई। ये रिएक्शन बेटा AlCl3 कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में होता है। याद करो यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, आर्थो पैरा पे ही भगाना है। तो यहाँ से क्या बाहर जा सकता था, HCl, यहाँ से भी क्या बाहर जा सकता है, HCl। तो चलो फटाफट आप अपना कंपाउंड बना लो। ये रहा क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे भी Cl लगा सकते हो और ये देखो आप पैरा पर भी आप Cl लगा सकते हो। ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन। इस दो केस में देखना H2O निकला है, क्यों, क्योंकि OH थे। और यहाँ के केस में क्या निकलेगा, HCl बाहर जाएगा। ये सभी बाई प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप कंफ्यूज ना होइए। यहाँ HCl है, यहाँ दोनों जगह H2O। तो क्या आपने देखा नाइट्रेशन किसे कहते हैं। In the case of nitration, haloarine treated with nitric acid in the presence of sulfuric acid to introduce nitro group at arco and para position. In the case of sulfonation, chlorobenzene treated with sulfuric acid in the presence of catalyst sulfuric acid to introduce sulfonic group at arco and para position by the elimination of water. In the case of halogenation, chlorobenzene or halobenzene treated with halogen in the presence of AlCl3 as catalyst to introduce chloro group या halo group at arco and para position along with the elimination of HCl. इसके जस्ट बाद दो आपकी और रिएक्शन बचती है, क्या नाम है उनका, नीचे देख लीजिए, एल्काइलेशन और एसाइलेशन है। इन दोनों रिएक्शन को भी हम लोग फटाफट देखते हैं। एल्काइलेशन और एसाइलेशन को आप कैसे दिखाते हो, ये मैं भी आपका कंफर्म कर लेता हूं। एल्काइलेशन का फंक्शनल ग्रुप यानी इलेक्ट्रोफाइल कौन है, CH3 पॉजिटिव या R पॉजिटिव होता है। एसाइलेशन का फंक्शनल ग्रुप कौन होता है, CH3CO या COCH3 पॉजिटिव, जिसे हम एसाइल ग्रुप कहते हैं। तो मैं जस्ट बेटा आपको बताने जा रहा हूं क्या, FCR का मतलब क्या हो जाएगा, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। दोनों रिएक्शन को मैं एक साथ दिखाऊंगा, नाम दे दूंगा, देखना कैसे। ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन हमने कराई CH3Cl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कैटेलिस्ट। ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन आपने कराई ClCO CH3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कैटेलिस्ट। इसको आप अपनी लैंग्वेज में बोल लो ना, मिथाइल क्लोराइड। तो इसको बोलते हैं एसाइल क्लोराइड, एसाइल ग्रुप होता है ये। अब देखो क्या होने वाला है, इन दोनों पोजीशन पे कौन लगा है, ध्यान से देख लो, पहले से देखते चले आ रहे हो, H और यहाँ पर भी H। इस जगह पे क्या लगा है, H और यहाँ पर भी H। क्या बाहर करोगे आप, HCl। यहाँ से क्या बाहर करोगे आप, HCl। तो जैसे ये वाला HCl के साथ भाग सकता है, तो ये वाला HCl के साथ भाग सकता है। ये Cl यहाँ पे लगेगा तो आर्थो अटैक हो जाएगा। सॉरी, ये CH3 बचा फंक्शनल ग्रुप, Cl तो H के साथ कहाँ चला गया, बाहर। यहाँ का भी Cl H के साथ कहाँ चला गया, बाहर। सपोज इस वाले H के साथ भी यही Cl बनेगा, इस वाले H के साथ भी यही Cl बनेगा। तो यहाँ पे कौन सा पोर्शन बचा है, CH3, जो बचेगा उसी को ना लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचा था, NO2। यहाँ पे क्या बचा था, SO3H।
यहाँ पे क्या बचा था Cl, तो यहाँ पे क्या बचा है बड़ा गोला देखो CH3, यहाँ पे क्या बचा है COCH3, इनको उस पे लगा दो। तो अब देखो आपका अगला प्रोडक्ट क्या होने वाला है, ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर लगा सकते हैं CH3, दूसरा प्रोडक्ट हो गया क्लोरोबेंजीन और यहाँ पर लगा सकते हैं CH3। इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देने वाले हैं, एल्काइलेशन। ये क्या कहलाएगा, एल्काइलेशन। जब एल्किल ग्रुप का होगा एसोसिएशन तो उसे कहेंगे एल्काइलेशन। इसका प्रोडक्ट बना लिया जाए तो ये रहा आपका Cl, यहाँ पर ध्यान देना बड़े गोले में COCH3 बचा था। जिस तरह ये COCH3 आर्थो पे लगेगा बेटा, उसी तरह ये COCH3 पैरा पर भी लगेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, एसाइलेशन। फिर से देख लेना, COCH3 को कहते हैं एसाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, एसाइल ग्रुप। तो एसाइलेशन हो गया और यहाँ पे देखिए आपका एक HCl बाहर निकला था, मैं सीक्वेंस में यहाँ करके दिखा देता हूँ। तो दैट इज ओवरऑल क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन क्लोरोबेंजीन। मैंने इसको इतना डिटेल में इसलिए पढ़ाया, फिनाल पढ़ेंगे फ्यूचर में, एनिलीन पढ़ेंगे फ्यूचर में, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड पढ़ेंगे। इसमें बस इन सारी रिएक्शन को उतार लीजिएगा। फिनाल पढ़िएगा तो हर जगह ऊपर के Cl को हटा के OH कर लीजिएगा। एनिलीन पढ़िएगा तो हर जगह Cl को हटा के NH2 ग्रुप लगा दीजिएगा। एक पढ़िएगा फंक्शनल ग्रुप अपने अकॉर्डिंग लगाइएगा, सारी रिएक्शन अपने आप हो जाएंगी। तो ओवरऑल 5 सब्स्टिट्यूशन में क्या था, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में रिएक्शन किससे होगी, HNO3 के साथ, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 के साथ। क्या बनाएंगे, नाइट्रो डेरिवेटिव। सल्फोनेशन में क्या होगा रिएक्शन, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में कौन सा ग्रुप लगेगा, सल्फोनिक ग्रुप। सल्फोनेशन कहाँ लगेंगे, आर्थोपैरा, 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 क्योंकि Cl आपका आर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। पिछली क्लास में अच्छी तरह समझाए हैं, मेहनत करिए, आप भी समझिए और दूसरे को भी समझाइए। हेलोजिनेशन में क्या करना, हेलोजन से रिएक्शन होगी, AlCl3 जो कैटलिस्ट का काम करेगा, हेलो ग्रुप आर्थोपैरा पे लग जाएगा। एल्काइलेशन में क्या होता है, एल्किल हैलाइड से रिएक्शन होती है और एक HCl का एलिमिनेशन होगा, एल्किल ग्रुप जाकर के आर्थोपैरा पे लग जाएगा, एल्काइलेशन हो जाएगा। एसाइलेशन क्या होता है, एसाइलेशन इसमें एसाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं, HCl बाहर करते हैं, जो पोर्शन बचा COCH3 वो जाकर के रिंग के आर्थोपैरा पोजीशन पे लगेगा, इसे एसाइलेशन कहते हैं। इन सारी रिएक्शन में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ हो रहा है, आर्थो और पैरा पे, आर्थो पैरा पे, आर्थो पैरा पे हो रहा है। इसलिए ये 5 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी थी जो हेलोएरिन में बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। इसके पहले मैंने आर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग पढ़ा दिया, मोनो सब्स्टिट्यूशन डाई सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया है। उसके पहले आप चले जाओगे तो मैंने आपको हेलोएरिन का रिजोनेंस इफेक्ट पढ़ाया है, आप उसको 10 टाइम्स अपनी कॉपी पे दिखाओ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये सब जैसे ही आपका क्लियर होता है, आगे वाले चैप्टर आपसे डरेंगे, आप चैप्टर से नहीं डरेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। बाकी